और बाजार के आउटलुक पर और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट किरण जाधव है। किरण, आपका बहुत स्वागत है। हॉट स्टॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और 2 दिन में ब्रिटेन एग्जिट ईयू में बना रहेगा, ब्रिटेन बना रहना चाहता है कि नहीं, इस पर बाजार भी बहुत ज्यादा डेफिनेटली सोच रहा होगा। आने वाले टाइम में क्या लगता है कि चाल क्या रह सकती है? क्या ये एक ओनली फैक्टर है बाजार के मूवमेंट के लिए? ये मेजर फैक्टर है स्वाति जी, क्योंकि मार्केट अगर देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे करीब है 80 टू 80 8300 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसी के साथ जैसे दिन ब्रेक्जिट के नजदीक आ रहा है तब जो अनाउंसमेंट होगा उसके साथ नर्वसनेस भी आता नजर आ रहा है। टेक्निकली कहा जाए तो जब तक 8300 के ऊपर हम क्लियरली डे एंड बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देते तब तक मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ी मूव आती नजर आएगी। हम 8100 से 8300 इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे। और आज जो वीकनेस देखी गई और सडनली जो कल का जो मूव था उसके बाद आज वीकनेस दिखाई दी, तो वो बेसिकली रीजन था बैंक निफ्टी में हमें बहुत बिकवाली देखने को मिल गई। और वही एक कारण है, मेजर कारण है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि और निचले स्तर आपको देखने को मिल जाने चाहिए। पर इसी रेंज के निचले स्तर मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी गिरावट इन लेवल से देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों में कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान कल होने वाला है। और जी बिजनेस को खबर मिली है कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने पर 50% तक की छूट संभव है। टेक्सटाइल विजन पॉलिसी पर फैसला भी हो सकता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लक्ष्य भी 4,850 करोड़ रुपए रखा है। कई नई स्कीम्स का भी ऐलान किया जा सकता है। तो नई टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान कल हो सकता है और कई ऐसी पॉलिसीज हैं इसमें किरण जो कि पाइपलाइन में है। आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक बूस्ट साबित जरूर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वर्षों भी हमने कई अनाउंसमेंट देखे एविएशन में और ऐसे अनाउंसमेंट से एक दो दिन बहुत अच्छा सेंटिमेंट रह सकता है। पर फाइनली 23rd 24th वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली शुक्रवार को 11 बजे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे उधर का नतीजा आता रहेगा, तो उसके बाद ही ऐसे जो अनाउंसमेंट लोकली होते हैं उसका नतीजा आपको फाइनली वही देखने को मिल जाना चाहिए। साथ ही महानगर गैस के आईपीओ को पहले दिन अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले दिन इशू 60% सब्सक्राइब हुआ। इस इशू का प्राइस बैंड 380 से 421 रुपए प्रति शेयर के बीच है, जबकि लॉट साइज 35 शेयरों का है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 938 से 1039 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 309 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि इस आईपीओ से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। आईपीओ के जरिए महानगर गैस में गेल और बीजी एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स अपनी 12.5% हिस्सेदारी बेचेंगी। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा घटकर 75% रह जाएगा। और हाल ही में हमने देखा है किरण की जितने भी आईपीओज आए हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिला है और इनफैक्ट महानगर गैस आईपीओ को भी शानदार रिस्पांस मिला। आने वाले टाइम में आप क्या बताएंगे इसके लिए रणनीति रहेगी? आईपीओ के लिए आपको उसकी पेडिग्री मालूम होनी चाहिए और ये सब जानते हुए अगर इससे और सेक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे डिमांड रहेगा। अगर ऐसे सेक्टर में अगर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता नजर आएगा। महानगर की बात करें तो इधर से मुझे लगता है कि इधर से और भी अपसाइड बिल्कुल बाकी है। ऑलराइट, और आज के एक काफी इंपॉर्टेंट खबर में सॉफ्ट बैंक के प्रेसिडेंट निकेश अरोड़ा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि निकेश अरोड़ा को खुद सॉफ्ट बैंक के फाउंडर और सीईओ मासायोशी सन ने 2 साल पहले चुना था। मासायोशी सन ने कहा कि निकेश अरोड़ा कंपनी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि निकेश अरोड़ा ने कहा कि वो सॉफ्ट बैंक के एडवाइजर जरूर बने रहेंगे। साफ तौर पर एक बहुत ये बड़ी न्यूज है, ये बड़ा डेवलपमेंट है। और किरण, एक टॉप लेवल सीईओ जो कि सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ निकेश अरोड़ा अगर इस्तीफा देते हैं, आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कुछ होगा? बिल्कुल होना चाहिए, पर उसी बैंक में होगा, बाहर के बैंक में नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कहीं हमारे इधर बैंक में कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टअप में काफी एक्सपोजर है, काफी सॉफ्ट बैंक का काफी स्टार्टअप्स में एक्सपोजर है। आपको लगता है कि इससे जो
इतनी ज्यादा जो डेवलपमेंट्स हुई है या कुछ स्ट्रैटेजी में पार्ट लिया है, उसको उसके इस पर इम्पैक्ट होगा? नहीं, जो मुझे लगता है कि जो निवेश उन्होंने किया है स्टार्टअप्स में, तो वो तो हो चुका है। अभी इधर कोई बड़ा एनपीए अगर अगर एक कोई बड़ा गफला अगर सामने आ जाए तो बिल्कुल एक शेकअप हो सकता है। पर वैसे कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा कुछ हुआ है, और बहुत जल्दबाजी भी होगी ऐसे कहना। ऑलराइट, चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं इस वक्त। सबसे पहला सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से नीलेश जी का। नीलेश जी का सवाल है धनलक्ष्मी बैंक पर। इनके पास 3,500 शेयर है धनलक्ष्मी बैंक के, और इस पर इनका खरीद भाव है 24 रुपए का। फिलहाल थोड़ा बहुत लॉस इन्हें धनलक्ष्मी बैंक में हो रहा है। धनलक्ष्मी बैंक अगेन बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक है और छोटा बैंक है। अब आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में बिकवाली रही। अब इस बैंक को ध्यान में रखते हुए और बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए जो हाल ही में परफॉर्मेंस रही है, इनके लिए क्या समझदारी रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में? ये एक वेल डिस्टर्बिंग स्टॉक रहा है धनलक्ष्मी बैंक, और पिछले तीन चार हफ्तों से ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए मैं एक होल्ड की राय दे रहा हूँ अभी, और शायद ये और भी ऊपर जा सके। पर इनके लिए एक स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 22 रुपीज 80 पैसे का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और अगर ये स्टॉक करीबन 30 रुपए के करीब रहता है तो वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, अगला सवाल हमारे पास वेस्ट बंगाल से प्रबीर जी का है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है ये। प्रबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? कोल इंडिया है मैम, मेरे पास 700 शेयर है जी। हाँ, तो भाव मैंने खरीदा था 285 में जी, 285 में। तो कोल इंडिया में फिलहाल आपको हो रहा है मुनाफा। प्रबीर जी, बताइए आपने क्या स्ट्रैटेजी सेट की अपने लिए? 2 साल इंतजार कर रहा हूँ कब तक है। 2 साल का नजरिया है कोल इंडिया पे, जिसपे फिलहाल इन्हें अभी मुनाफा ही हो रहा है। फिलहाल इस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 2 साल का नजरिया आपको लगता है इनके लिए ठीक है इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता ये वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक होगा। तो मुझे लगता है कि आपको सावधानी से ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। करीबन 305 को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर ये स्टॉक वापस 320 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो बेस्ट केस सिनेरियो 340 350 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो इनको मेरी सलाह रहेगी 300 के नीचे स्टॉप लॉस, और एक बार 340 350 अगर ये रेट आ जाए अगले 1-2 महीने में अगर आता है तो बिल्कुल एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त पटना से दीपक जी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैडम, मेरे पास मॉर्टन लैब का 5000 शेयर है, 26 रुपए 80 पैसे का। जी। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? ये पूछना है कि अभी इसमें बने रहना सही है या फिर निकल जाना सही है। फिलहाल थोड़ा बहुत आपको लॉस जरूर हो रहा है। एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। मॉर्टन लैब, फार्मा सेक्टर, कोई ना कोई न्यूज फ्लो इस सेक्टर में आता ही रहता है, जिसकी वजह से स्टॉक्स पर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। स्टॉक इनके बहुत ज्यादा है, 5,000 शेयर इन्होंने लिए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मॉर्टन लैब में इनकी स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है? नहीं लगती, बिकॉज एक बार इन्होंने इस स्टॉक ने करीबन एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। वो करीबन 28 रुपए के करीब था, और वो ब्रेकआउट देने के बाद वापस एक बार निचले स्तर दिखा रहा है। स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया ब्रेकआउट का। तो ऐसे स्टॉक में अगर कोई निवेशित रहता है तो होता क्या है कि ऑन द हायर साइड सप्लाई बढ़ जाता है। तो ये जब तक सप्लाई पूरा का पूरा खत्म नहीं होता तब तक ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हमने देखा है कि करीबन पूरे 6-7 महीने ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, करीबन 30 रुपए ऑन द हायर साइड और 23 रुपए ऑन द लोअर साइड। तो इन 6 महीने में आपने देखा है मार्केट को कितना ऊपर जाते हुए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निवेशक को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह होगी। अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहे तो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलता नजर आएगा। जी, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ वेस्ट बंगाल से आलोक प्रकाश जी हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैं पुष्कर का आईपीओ लिया था 65 पे। जी। हाँ, 200 शेयर है उसका। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम जानना चाहते हैं कि क्या व्यू रहेगा। आपने कब लिए थे श्री पुष्कर के शेयर? लगभग 1 ईयर हो गया होगा, आईपीओ जब आया था उस समय लिया था। तो 1 साल के बाद तो आपकी रकम हो गई है दुगनी। तो ये आपको सबसे पहले बहुत मुबारकबाद। फिलहाल अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इसमें? कब तक रहना चाह रहे हैं इसमें?
नहीं, हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, तो क्या इसमें कितना टारगेट अटेंड करेगा ये? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है श्री पुष्कर में फिलहाल इनका जो मुनाफा है वो हुआ है डबल। केमिकल एंड फर्टिलाइजर डील करते हैं, हालांकि छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन इस मुनाफे के साथ ही बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। स्वाति जी, ये स्टॉक सितंबर 2015 से क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा था अप्रैल 2016 तक। अप्रैल 2016 से ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन करता नजर आ रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है, तो कॉशियसली बुलिश रहे स्टॉक पे। इनके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है करीबन 105 रुपए। जब तक ये 105 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस एक बार 140 और इसके ऊपर भी जा सकते हैं। वैसे भी केमिकल स्टॉक्स आजकल लाइमलाइट में है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये भी स्टॉक प्रदर्शन कर सकता है, पर 105 के नीचे आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करता है तो बिल्कुल 140 के ऊपर जा सकता है और बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हैसियत से आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगला सवाल इस वक्त हमारे पास जोधपुर से प्रदीप जी का है और इनका सवाल है हाटसुन एग्रो पर। इनके पास है 100 शेयर जिस पर इनका खरीद भाव है 84 रुपए का। फिलहाल इन्हें बम्पर मुनाफा है 466 रुपए और 25 पैसे पे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है और इस खरीद भाव पर लगता है कि लगभग 2011 या 12 अराउंड दिस टाइम ही इन्होंने ये स्टॉक लिया होगा। 100 शेयर इनके पास है। फिलहाल अगर एक कॉल पे होते तो हम इनकी स्ट्रैटेजी भी जानते कि इतने टाइम तक रखने के बाद अब इनका क्या नजरिया है, लेकिन किरण ये तो बम्पर मुनाफे पर है। अभी फिलहाल 490 का हाई भी 52 वीक हाई भी टच किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। अब ऐसे प्रॉफिट में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए स्टॉक में? जब भी एक अच्छे प्रॉफिट पे आप बैठे हो तो एक ही चीज हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आपका स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम यू टर्न अगर स्टॉक लेता है तो कम से कम वो प्रॉफिट तो अब बने रहे। तो अभी के लिए मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 400 रुपए का रखूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट 420 के लेवल के करीब है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक और भी आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। जिस तरीके के वॉल्यूम्स है, जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, बहुत अच्छा स्टॉक है, पर लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास आया है हिमाचल प्रदेश से महेश जी का। इनका सवाल है इलाहाबाद बैंक पर 450 शेयर है इनके पास और इस पर इनका खरीद भाव है 60 रुपए का। अब इनके खरीद भाव के इर्द ही इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। आज बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा उछाल जरूर देखा गया, लगभग 1.17% का। इलाहाबाद बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इनकी, अगर ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, अगर इनकी ये स्ट्रैटेजी होगी इस पे? इलाहाबाद बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है और मेरा मानना है कि ये और भी ऊपर जा सकता है, पर एक कंसर्न है जो कि अप्रैल महीने में इनका जो स्विंग टॉप था वो करीबन 60 रुपए का करीब था और अभी के लिए वही रेट आ गया था 60 रुपए से। अप्रैल महीने में हमने देखा था अप्रैल मई महीने में कि वो स्टॉक जोर से करीबन 48 लेवल्स तक नीचे आया था। तो ये जो क्रैक था उसी को क्रैक बनने के लिए ये स्टॉक वापस ऊपर गया है, पर अभी ये 60 रुपए के लेवल पे ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम करेक्शन करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्ड करता नजर आएगा और एक बार 62-63 के ऊपर चलना चालू कर देगा ये स्टॉक, तो देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 73-75 लेवल्स। तो 60 रुपीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसके ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है कि नहीं। अगर रहता है तो मेरा मानना है कि इजीली 70-75 के लेवल से स्टॉक छूता नजर आएगा और जो स्टॉक में बने रहे तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो करीबन 55 का। ऑलराइट।